हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय दिशा। तो आज का ये वीडियो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द मोड्स ऑफ वेंटिलेटर। अब हम सोचें कि वेंटिलेटर क्या है। तो वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो वेंटिलेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में इसको समझें तो वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो या तो आपके लिए ब्रीथ करेगी, आपके लिए मतलब किसी पेशेंट के लिए ब्रीथ करेगी, या फिर पेशेंट जो थोड़ी बहुत सांस ले पा रहा है उसमें वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। जैसे चलने के लिए क्रचेस की जरूरत होती है, व्हील चेयर पे बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं इन केस अगर हमारे पैरों में दिक्कत है, उसी तरीके से वेंटिलेशन या वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो आपकी लंग्स को सपोर्ट करती है व्हेन द पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ ऑन इट्स ओन। अगर जीसीएस स्कोर 8 से कम आया है किसी पेशेंट का, अगर पेशेंट का इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन का कंडीशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन बहुत ज्यादा है अगर बॉडी में, उस कंडीशन में हम पेशेंट को इस वेंटिलेटर मशीन से अटैच करते हैं और ये वेंटिलेटर मशीन पेशेंट की ब्रीदिंग में उसको सपोर्ट करेगी या फिर पेशेंट को ब्रीथ्स को प्रोवाइड करेगी। ये वेंटिलेटर पेशेंट को कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर प्रोवाइड करता है एट अ सर्टेन प्रेशर एंड एट अ सर्टेन रेट। तो तीन चीजें याद रखिएगा वेंटिलेटर में, वॉल्यूम, प्रेशर एंड रेट। ठीक है, वेंटिलेटर बेसिकली एयर की वॉल्यूम को एंड एयर के या ब्रीदिंग के प्रेशर को कंट्रोल करता है। अब दोनों में से किसी एक चीज को हम सेट करके रखते हैं या हम मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरी चीज को हम सेट नहीं करते, दूसरी चीज को मशीन यानी कि वेंटिलेटर अपने आप से एडजस्ट करता है ऑन द बेसिस कि हमने क्या मैन्युअली सेट किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हेल्थ केयर पर्सनल ने प्रिस्क्राइब करा कि इस पेशेंट को 600 ml ऑफ एयर या 600 ml वॉल्यूम ऑफ एयर हमें देना है, तो हमने मशीन में वॉल्यूम कंट्रोल पे हमने 600 ml एयर के हिसाब से हमने उसको सेट कर दिया। तो अब मशीन यानी वेंटिलेटर डिसाइड करेगा कि कितना प्रेशर उसके लंग्स को देना चाहिए ताकि वो इस 600 ml एयर को रिसीव कर सके। अगर लंग्स बहुत ज्यादा हार्ड होंगे या स्टिफ होंगे तो प्रेशर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर लंग्स कंप्लायंट होंगे या उनका कंडीशन इतना वर्स नहीं होगा तो कम प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से एक एग्जांपल, अगर हमने प्रेशर को सेट करा है, लेट्स अज्यूम 20 mmHg पे हमने प्रेशर को सेट किया है, तो वेंटिलेटर डिसाइड करेगा कि इस 20 mmHg के हिसाब से कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमें पेशेंट को देना चाहिए। अगर लंग्स स्टिफ होंगे तो लेस वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी गिवन, अगर लंग्स कंप्लायंट होंगे तो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर पेशेंट को वेंटिलेटर प्रोवाइड करेगा। अब मोड्स ऑफ वेंटिलेटर समझने के लिए हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है दैट इज रेस्पिरेटरी रेट। आपको वेंटिलेटर के मॉनिटर पे आर करके नजर आएगा या रेस्पिरेटरी रेट लिखा होगा या फिर FB लिखा हो सकता है। तो दैट इज कि किस रेट पे रेस्पिरेटरी पैटर्न पेशेंट का चल रहा है। तो यानी कि 1 मिनट में कितनी नंबर ऑफ ब्रेथ्स पेशेंट लेता है। नॉर्मल सिनेरियो में किसी भी ह्यूमन की जो रेस्पिरेटरी रेट या फिर R जिसे हम बोलते हैं या F है, वो चलता है 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। 1 मिनट में कम से कम 12 से 20 ब्रेथ एक इंसान ले लेता है। अभी किस बेसिस पे ये डिसाइड होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट का क्या कंडीशन है, एस्थमा का कंडीशन है, निमोनिया का कंडीशन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ARDS का कंडीशन है, उस बेसिस पे डिसाइड होता है। साथ ही साथ ABG यानी कि हम आर्टीरियल ब्लड गैस के जो वैल्यूज आते हैं, कुछ जो पैरामीटर्स आते हैं, उसके बेसिस पे भी ये चीज डिसाइड होती है। अगर इन केस ऑब्स्ट्रक्शन का कंडीशन है, एस्थमा का कंडीशन है, तो जो रेस्पिरेटरी रेट सेट होगी वो 12 से 14 ब्रेथ्स पर मिनट के हिसाब से सेट होगी। इन केस ARDS का कंडीशन है, कोई निमोनिया का कंडीशन है, तो करीबन 18 से 20 ब्रेथ्स के हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। वहीं दूसरा टर्मिनोलॉजी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम को आपको मॉनिटर पे या स्क्रीन पे कैपिटल V एंड स्मॉल सबस्क्रिप्ट में T की यानी कि VT की तरह भी मिल सकता है लिखा हुआ। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक ब्रेथ में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर पेशेंट को देना है या फिर पेशेंट कितना लेगा, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए VT जिसे हम बोलते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि करीबन 6 to 8 ml पर kg ऑफ आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से चलता है। अब सवाल उठता है आइडियल बॉडी वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस आइडियल बॉडी वेट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। अगर हम मेंस की बात करें, आदमियों की बात करें, तो उसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे लिखा है, दैट इज 50 kg 50 किलो प्लस 2.3 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इन इंचेस एंड सब्सट्रैक्टेड बाय 60। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्क्रीन को पॉज करके फॉर्मूला लिख सकते हैं एंड इसके बेसिस पे हम मेन का आइडियल बॉडी वेट, किसी भी पेशेंट का, मेल पेशेंट का हम आइडियल बॉडी वेट निकाल सकते हैं। सिमिलरली फीमेल पेशेंट के केस में भी हम आइडियल बॉडी वेट निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है 45.5 kg 45.5 किलो प्लस 2.3 अगेन हाइट इन इंचेस सब्सट्रैक्टेड बाय 60। सेम है
वहां पे मेल्स में 50 केजीज ले रहे थे, फीमेल्स में 45.5 केजीज ले रहे हैं। इसके बेसिस पे हम आइडियल बॉडी वेट निकाल लेंगे किसी भी पेशेंट का, और जब पेशेंट का आइडियल बॉडी वेट आता है उसके हिसाब से हम टाइडल वॉल्यूम को हम डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है मोड्स ऑफ वेंटिलेटर के लिए, दैट इज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या फिर FiO2। FiO2 का जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर बेसिकली, तो यानी कि एयर जो चारों तरफ हमारे है उसमें कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। नॉर्मल सिनेरियो में एयर में 21% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अगर लंग्स अफेक्टेड हैं, किसी भी नॉर्मल हेल्दी पेशेंट में 21% ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है FiO2। अगर लंग्स अफेक्टेड है उस केस में करीबन 80 to 90% FiO2 को सेट किया जाता है या FiO2 हमें डिलीवर करना होता है। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज पीप। पीप का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव एंड एक्सपिरेशन प्रेशर। अब इसमें 3-4 चीजें आ गई, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेशन प्रेशर। अब हम समझते हैं एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन क्या है। शायद ये तो पता होगा, इंस्पिरेशन इज टू टेक द एयर इन, एक्सपिरेशन इज टू डिलीवर द एयर आउट, राइट, टू एक्सपायर, टू इनहेल एंड टू एक्सहेल, करेक्ट। जब हम एक्सपिरेशन करते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं, उस वक्त जब हमारा एक्सपिरेशन है, हमारे एल्वोलाइज को, हमारे लंग्स को थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है ताकि एल्वोलाइज से वो एयर बाहर निकाल सके और एल्वोलाइज पूरी तरीके से क्लोज ना हो जाए, शट ना हो जाए, ताकि दोबारा उसमें एयर को वो स्टॉप कर दे। समझ में आई बात? तो पीप क्या हुआ? पीप इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेंटिलेटर एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन टू कीप द एल्वोलाइज ओपन। सिंपल सी चीज में, अगर लंग्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड है तो जब पेशेंट एक्सहेल करेगा या फिर जब उसकी बॉडी एक्सपिरेशन का प्रोसेस करेगी और अगर उसके एल्वोलाइज कोलैप्स कर जाते हैं, तो ये पीप क्या करता है, उन एल्वोलाइज को कोलैप्स नहीं होने देगा। क्योंकि इन केस अगर वो एल्वोलाइज कोलैप्स हो गए तो फिर बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत होगी इन कोलैप्स्ड एल्वोलाइज को दोबारा खोलने के लिए, ताकि वो इंस्पायर या इनहेल कर सके या ब्रीदिंग या एयर उनके अंदर जा सके, करेक्ट। PEEP will prevent the alveoli from collapsing. That is basically PEEP या फिर positive end expiratory pressure. इसका नॉर्मल प्रेशर जो चलता है that is 4 to 5 centimeters of water. Okay, example. जैसे हम ARDS कंडीशन की बात करते हैं, that is acute respiratory distress की अगर हम बात करते हैं, उस कंडीशन में PEEP जो है ज्यादा चाहिए पड़ता है। Increased PEEP is given in case of ARDS. क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारे एल्वोलाई से फ्लूइड भरा है, तो करीबन 14 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के हिसाब से हम पीप ज्यादा सेट करते हैं। अगर न्यूमोथोरैक्स का कंडीशन है, उस कंडीशन में हम पीप कम सेट करते हैं। चलिए, एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बाद अब हम बढ़ते हैं मेन कंटेंट की तरफ, दैट इज मोड्स ऑफ वेंटिलेटर। तो एक वेंटिलेटर में बेसिक 4 मोड्स होते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, वेंटिलेटर हमारे या तो वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकता है या तो प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। तो इन 4 मोड्स ऑफ वेंटिलेटर हैं, जिसमें सबसे पहला आता है CMV मोड, दूसरा आता है असिस्ट कंट्रोल मोड, तीसरा आता है सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, जिसे हम बोलते हैं SIMV मोड, एंड चौथा और लास्ट आता है स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग मोड। तो चलिए हम फटाफट वेंटिलेटर के पहले मोड की बात करते हैं, दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन, व्हिच इज CMV मोड। तो जब हम CMV मोड की बात कर रहे हैं या हम कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कंट्रोल्ड एंड मैंडेटरी, 2 शब्द आ गए। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि when the patient cannot initiate breathing, when the patient cannot trigger breathing at all, पेशेंट बिल्कुल भी ब्रीदिंग इनिशिएट नहीं कर सकता। पेशेंट कोमेटोस कंडीशन में, कोमा में है, पेशेंट सेडेशन में है, पेशेंट पैरालाइज है, कोई क्रश चेस्ट इंजरी हुई है, ऐसी सारी कंडीशन में जब पेशेंट ब्रीदिंग को इनिशिएट नहीं कर सकता, ट्रिगर नहीं कर सकता, तब आता है CMV मोड। इस कंडीशन में हम वेंटिलेटर की वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं या सेट करते हैं और रेट को सेट करके रखते हैं। यानी कि वेंटिलेटर मशीन पेशेंट को पूरी तरीके से वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगी या ब्रीदिंग प्रोवाइड करेगी, पेशेंट अपना कोई एफर्ट नहीं लगा सकता। सो एंटायर कंट्रोल और एंटायर हैंडलिंग ऑफ पेशेंट्स ब्रीदिंग इज ऑन द मशीन या इज ऑन द वेंटिलेटर। पर इसके ड्रॉबैक्स अगर क्या है, जैसे हमने बोला कि CMV मोड जो है इसमें वॉल्यूम सेट हम मैन्युअली करते हैं और वेंटिलेटर डिसाइड कर रहा है कि कितना प्रेशर देना है। अब अगर पेशेंट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए CMV मोड पर रहता है, तो वेंटिलेटर मशीन जब प्रेशर को बार बार डिसाइड करके और प्रेशर को बार बार डिलीवर करती है, इट कैन लीड टू द बर्स्टिंग ऑफ एल्वोलाइज। तो पहला इसका ड्रॉबैक है बर्स्टिंग ऑफ एल्वोलाइज, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं एट्रोफी ऑफ मसल्स भी बोल सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड अगर स्टे पे रहेगा तो एट्रोफी ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स हो सकता है, एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन हो सकता है। जो ET ट्यूब, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का जब करते हैं तो एंडोट्रेकियल ट्यूब जो डला होता है, ET ट्यूब जो डला होता है, उसका डिस्कनेक्शन भी इसका एक ड्रॉबैक है। और
अगर CMV मोड पे पेशेंट बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ओके, बढ़ते हैं हम दूसरे मोड की तरफ। तो पहला था CMV मोड, अब दूसरा आता है असिस्ट कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन, अब आता है असिस्ट कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। ओके, जब अब नाम से समझने की कोशिश करना, नाम से रिलेट करना, असिस्ट कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। असिस्ट मतलब पूरी मेहनत अब वेंटिलेटर की नहीं है, थोड़ी मेहनत पेशेंट की है, एंड वेंटिलेटर थोड़ा सा पेशेंट को असिस्ट करेगा, यानी कि पेशेंट कैन ट्रिगर ब्रीदिंग एंड नाउ द वेंटिलेटर इज गोइंग टू सपोर्ट दैट ब्रीदिंग। तो हम इस असिस्ट कंट्रोल मोड में भी वेंटिलेटर को वॉल्यूम पे सेट करते हैं और उसका रेट सेट करते हैं कि सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी गिवन एट अ सर्टेन रेट। बट साथ ही साथ वेंटिलेटर ये भी देखेगा कि क्या पेशेंट की कोई ब्रीदिंग एफर्ट्स है या नहीं है। अब जैसे ही पेशेंट ब्रीद करेगा या एक सांस लिया पेशेंट ने, तो तुरंत लंग्स में क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है। और जब नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है तो वेंटिलेटर मशीन इस नेगेटिव प्रेशर को डिटेक्ट करती है और एक सेट वॉल्यूम ऑफ एयर एक सेट रेट पे तुरंत डिलीवर करती है। अब इन केस अगर पेशेंट ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, देयर इज नो इनिशिएशन, देयर इज नो ट्रिगर ऑफ ब्रीदिंग फ्रॉम द पेशेंट साइड, तो वेंटिलेटर में ऑलरेडी हमने सेट करके रखा है, दैट इज करीबन 12 ब्रेथ्स पर मिनट का हम रेट सेट करके रखते हैं। उस रेट पे वेंटिलेटर अपने आप वॉल्यूम ऑफ एयर को डिलीवर करता रहेगा। ओके, अब इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे हाइपर वेंटिलेशन एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हाइपर वेंटिलेशन क्यों होगा? देखिए, ACV या असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन में मैंने आपको क्या बताया कि पेशेंट ब्रीदिंग को ट्रिगर करेगा, तब वेंटिलेटर अमाउंट ऑफ एयर उसको डिलीवर करेगा। अगर पेशेंट ब्रीद नहीं करता है तो पेशेंट जो सेट रेट था, सेट वॉल्यूम था, उसको डिलीवर करेगा। बट अगर पेशेंट मोर ऑफन या रैपिडली ब्रीद करने की कोशिश करता है तो वेंटिलेटर रैपिडली ब्रेथ्स को डिलीवर करेगा। समझ में आ रही है चीज? CMV में पेशेंट ब्रीद नहीं कर रहा था तो वेंटिलेटर अपने हिसाब से ब्रीदिंग दे रहा था। ACV में हमने ये बोला है कि पेशेंट कुछ कुछ ब्रीद कर सकता है, वेंटिलेटर को सिर्फ असिस्ट करना है। तो असिस्ट वाली कंडीशन में अगर पेशेंट बहुत जल्दी बहुत रैपिडली ब्रीद कर रहा है, बार बार ब्रीद कर रहा है, तो वेंटिलेटर भी बार बार और जल्दी ब्रेथ्स प्रोवाइड करेगा, विच कैन रिजल्ट इनटू हाइपरटेंशन। और इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है, दैट इज बैरोट्रॉमा। अब बैरोट्रॉमा क्या कंडीशन है कि कई बार क्या होता है कि जब हमने मशीन में वॉल्यूम को सेट करा तो वेंटिलेटर उस सेट वॉल्यूम को डिलीवर करने के लिए कुछ प्रेशर को लगाएगा। अब जब प्रेशर को वेंटिलेटर लगाता है तो कई बार प्रेशर इतना ज्यादा लगाता है वेंटिलेटर, क्योंकि हो सकता है लंग्स स्टिफ हो पेशेंट के, तो वॉल्यूम ऑफ एयर को डिलीवर करने के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए। अब उस ज्यादा प्रेशर की वजह से हाई पीक प्रेशर अलार्म ट्रिगर होता है एंड इट कैन रिजल्ट इन बैरोट्रॉमा। अगर ऐसा कुछ अलार्म बज रहा है, हाई पीक प्रेशर अलार्म बज रहा है, तो तुरंत हेल्थ केयर प्रोफेशनल को चेक करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट ने AG ट्यूब को चबा लिया है, कहीं वाटर ब्लॉकेज का कंडीशन हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि ब्रोंकोस्पाज्म का कंडीशन हो रहा है, सिक्रीशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, तो मैंने स्क्रीन पे कुछ ये फोटोज भी लगाए हुए हैं, एक फोटो लगाया हुआ है जिसमें कुछ इस तरीके के आपको ग्राफ भी नजर आएंगे ऑन टू योर वेंटिलेटर मॉनिटर, जिसमें प्रेशर का आप ग्राफ देख सकते हैं किस तरीके से शो होता है, आप वॉल्यूम कितना ml ऑफ एयर डिलीवर कर रहे हैं उसका भी ग्राफ आप देख सकते हो, और किस रेट पे या किस फ्लो रेट पे पर मिनट हम कितनी ब्रेथ दे रहे हैं उसका भी ग्राफ इस तरीके से कुछ आपको मॉनिटर पे नजर आएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने इस वेंटिलेटर के नेक्स्ट मोड की तरफ, दैट इज नोन एज SIMV मोड, विच इज called as synchronized intermittent mandatory ventilation, which is known as synchronized intermittent mandatory ventilation, which is SIMV mode. अब हम SIMV मोड की बात करते हैं तो ये तब सेट किया जाता है अगर हम पेशेंट को वीन ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वीन ऑफ का मतलब क्या होता है कि पेशेंट अभी तक बहुत लंबे समय से वेंटिलेटर पे था, अब हम पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाने की कोशिश करें। देखिए, इमीडिएटली हम वेंटिलेटर मशीन ऑफ नहीं करते हैं, धीमे धीमे से हम वीनिंग ऑफ करते हैं, वीन ऑफ करते हैं। थोड़ा समय के लिए पेशेंट को CMV मोड पे रखा था, फिर हम धीमे से उसको ACV मोड पर लेकर आते हैं, फिर SIMV मोड पर लाते हैं, थोड़े समय के लिए पेशेंट को छोड़ते हैं, फिर देखते हैं उसका क्या पेशेंट अपने रेस्पिरेशन को मेंटेन कर पा रहा है या नहीं। तो बेसिकली इस SIMV मोड में क्या होता है कि पेशेंट ब्रीदिंग को ट्रिगर करेगा। हमने मशीन की वॉल्यूम को सेट कर दिया, हमने मशीन में या वेंटिलेटर में रेट को सेट कर दिया, ठीक है। अब पेशेंट जैसा ही पहला ब्रेथ लेगा वेंटिलेटर कुछ नहीं करेगा, सेकेंड ब्रेथ लिया पेशेंट ने, अगेन द वेंटिलेटर इज नॉट डूइंग एनीथिंग। जैसे ही पेशेंट 2 से तीसरा ब्रेथ लेगा वेंटिलेटर सेट वॉल्यूम ऑफ एयर को डिलीवर कर देगा। अब जब वो डिलीवर कर दिया उसने एयर, तो वेंटिलेटर फिर से शांत होके पीछे सेट बैक हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, और वो पेशेंट को फिर से ब्रीथ लेने के लिए अलाउ करेगा। फिर से पेशेंट 1 ब्रेथ ले रहा है, 2 ब्रेथ ले रहा है, 3 ब्रेथ ले रहा है, एंड अगेन वेंटिलेटर फिर से क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर को डिलीवर कर, यानी कि थोड़ा सा पेशेंट को ब्रीथ लेने दिया, फिर वेंटिलेटर आगे सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा 2 कदम पेशेंट आगे चला,
तुरंत से हमने उसको सपोर्ट कर लिया चलने में। सिमिलरली लंग्स का कोई कंडीशन, 1-2 ब्रेथ पेशेंट ने ली, तीसरा ब्रेथ वेंटिलेटर ने दे दिया, 4-5 ब्रेथ पेशेंट ने लिया, छठा ब्रेथ वेंटिलेटर ने ले लिया। ये तब हेल्प करता है जब हम पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाना चाहते हैं, वीन ऑफ करना चाहते हैं। अब आता है पीसीवी मोड, दैट इज प्रेशर कंट्रोल मोड। ठीक है, ये तब यूज करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम हमेशा वॉल्यूम सेट कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ वॉल्यूम सेट कर रहे हैं तो वेंटिलेटर प्रेशर डिसाइड कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, वेंटिलेटर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर दे देता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, हाई पीक प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से बैरोट्रॉमा का कंडीशन आता है। इसीलिए कुछ कंडीशन जैसे ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का जो कंडीशन आता है, उन सिचुएशंस में स्पेशली हम पीसीवी मोड को डालते हैं कि हम प्रेशर सेट कर देते हैं, भैया वेंटिलेटर तुम वॉल्यूम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें कितना एयर देना है। तो दैट इज पीसीवी मोड। ओके, अब पीसीवी मोड का एक बहुत ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? देखिए, हमने प्रेशर सेट कर दिया, अब जैसे प्रेशर एक बार सेट हो गया, एक बार लॉक हो गया, तो क्या है, उसके बाद अगर ट्यूब्स का किंकिंग होता है, अगर कोई ब्रोंकोस्पाज्म होता है, वाटर का ब्लॉकेज हो जाता है, सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो क्या होगा, जो वेंटिलेटर वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर कर रहा है वो लेस हो जाएगी, कम वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर होगी। कम वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर होगी तो लंग्स भी कम फिल होंगे, यानी कि टाइडल वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या कंडीशन हो जाएगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कंडीशन आ जाएगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। ओके, सबसे ज्यादा ध्यान जो आपको देना है, अगर आपने वेंटिलेटर को प्रेशर कंट्रोल मोड या पीसीवी मोड में सेट किया है, तो मेक श्योर कि आप एक्सपायर्ड टाइडल वॉल्यूम का ध्यान रख रहे हो कि कितना एक्सपायर्ड टाइडल वॉल्यूम चल रहा है पेशेंट का। ओके, लास्ट मोड ऑफ वेंटिलेटर इज स्पॉन्टेनियस मोड। स्पॉन्टेनियस मोड में सारा ब्रीदिंग एफर्ट पेशेंट का है, पेशेंट की लंग्स आप पहले से बेटर हो चुके हैं, पेशेंट इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन खुद से कर पा रहा है, ट्रिगर कर पा रहा है, मेंटेन कर पा रहा है, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस मोड। इसमें पूरा एफर्ट्स पेशेंट का है, सिर्फ वेंटिलेटर स्लाइट सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द पेशेंट। ओके, अगर हम बात करते हैं वीनिंग या फिर लिबरेशन ऑफ पेशेंट फ्रॉम वेंटिलेटर की, यानी कि धीमे धीमे पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाना है, तो सबसे पहले देखिए हम पेशेंट को ना CMV मोड पे रखते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन। उसके बाद जब उसके लंग्स थोड़े बेटर हो गए, थोड़ा सा सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो CMV से नीचे आ गए AC मोड, यानी कि असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन मोड पे आ गए। उसके बाद थोड़ा और हो गया तो हम SIMV पे आ गए, यानी कि सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन पे आ गए। उसके बाद हम लास्ट मोड पे आते हैं, दैट इज स्पॉन्टेनियस मोड, जहां पे पेशेंट पूरा ब्रीदिंग कर पा रहा है, वेंटिलेटर सिर्फ उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इस वीडियो में आपके लिए ये भी जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या क्राइटेरिया है फॉर वीनिंग द पेशेंट फ्रॉम द वेंटिलेटर। पहली चीज तो रेगुलर उसके ABGs परफॉर्म होने चाहिए, ABGs कंडक्ट होने चाहिए, जिसमें pH 7.35 से ज्यादा होना चाहिए, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू 45 से कम होना चाहिए, पार्शियल ऑक्सीजन का वैल्यू करीबन 60 to 80 के बीच में आना ही चाहिए। पेशेंट का हमें धीमे धीमे उसको सिडेशन को पुट ऑफ करना है, हमें वी हैव टू कंटिन्यूअसली चेक द मेंटल स्टेटस ऑफ द पर्सन एंड ऑल्सो द सिक्रीशंस विच आर कमिंग फ्रॉम द पेशेंट। तो ये सारी चीजें अगर फुलफिल हो रही हैं तो हम पेशेंट को धीमे धीमे वीन ऑफ कर सकते हैं। तो ये था मोड्स ऑफ वेंटिलेटर के बारे में एक शॉर्ट वीडियो, एक शॉर्ट प्रिसाइज वीडियो। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा। हम बहुत जल्द एक नया वीडियो लेकर आएंगे वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द अलार्म्स ऑफ वेंटिलेटर। वेंटिलेटर के जो अलार्म्स होते हैं उसके बारे में हम जरूर से बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कम बैक टू माय चैनल। थैंक यू।